हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुपर टेट की जो उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला जो है वह है दोस्तों शामली। बात करेंगे यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। तो दोस्तों दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र भारत का जो एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, अर्थात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दोस्तों इनकी सीमाओं को छूता हुआ जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुल कितने मंडल और जिले हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं तथा नवीनतम 18वां मंडल जो है अलीगढ़ बनाया गया था दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद अर्थात जो वर्तमान नाम जो प्रयागराज है वह सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। लेकिन और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो वह है दोस्तों लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को मीरा सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है दोस्तों। इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, उनकी याद में इस शहर की स्थापना की थी दोस्तों। सरकी शासकों के काल में यह शिक्षा और संस्कृति का जो था एक बड़ा केंद्र था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वह है दोस्तों कथक। कथक का विकास उत्तर प्रदेश के मंदिर और नवाबों के दरबारों, खासकर जो है बाजिद अली शाह के जो लखनऊ घराने में हुआ था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज जो थे इनके प्रसिद्ध कलाकार थे। बात करेंगे दुधिया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह मुख्य रूप से जो है बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों वह थी सुचेता कृपलानी। वह 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वह न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों यह ललितपुर जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों के मामले में सीमित है, लेकिन ललितपुर में यूरेनियम के जो है सीमित भंडार और तांबा पाया जाता है। बात करेंगे चंद्रबा प्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य राज्य के पारंपरिक उद्योगों को जो है बढ़ावा देना, जैसे कन्नौज के लिए जो है इत्र, जो इत्र की नगरी है तो उसमें इत्र के लिए जो है बढ़ावा दिया गया है। अलीगढ़ में ताले के लिए और भदोही जो कालीन प्रसिद्ध है इसलिए कालीन के क्षेत्र में जो है बढ़ावा दिया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से। तो वह थे राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों। वह 1937 से 1950 तक इस पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं दोस्तों। कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर में स्थित है। तो यह अयोध्या में स्थित है। यह भगवान राम और माता सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है। माना जाता है इसे महारानी केकई ने माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में जो है उपहार स्वरूप दिया था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वह कौन सा है। तो वह है दोस्तों कौशाम्बी। यह प्राचीन काल में बस्त महाजनपद की राजधानी था। यहाँ महात्मा बुद्ध ने जो है कई उपदेश दिए थे और छठे जैन तीर्थकर जो पद्म प्रभु का जो जन्म भी यहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का नगर कहा जाता है। तो दोस्तों वह जिला है रामपुर। रामपुर अपने बेहतरीन घरेलू चाकुओं और जैसे रामपुरी चाकू के निर्माण के लिए जो है दुनिया भर में फेमस है। आला लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। तो दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह एक वीर रस से भरपूर जो है लोकगीत है दोस्तों। इसमें महोबा के दो वीर भाइयों आला और उदल की वीरता की कहानियों का वर्णन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वह नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। तो दोस्तों यह कुल
9 जगह छूती है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है तथा एक देश भी है जो है नेपाल दोस्तों। उत्तराखंड, जिसमें जो 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये कुल 8 राज्य हैं दोस्तों। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है दिल्ली दोस्तों, तथा एक देश है वह है नेपाल। शेखा झील पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अलीगढ़ में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल के वर्षों में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो वह शहर है कानपुर और दूसरे नंबर पर पड़ता है दोस्तों आगरा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी सूती बस और चमड़े के बड़े कारखाने हुआ करते थे दोस्तों। बात करेंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना मूल रूप से आम, अमरूद और उपोष्ण कटिबंधीय फलों पर अनुबंधन अनुसंधान के लिए की गई थी दोस्तों। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र जो है अपने दशहरी आमों के लिए जो है प्रसिद्ध है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। यह मंदिर बाबा गोरखनाथ को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी पीठ के जो है मुख्य महंत हैं। बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके तहत जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? दोस्तों यह अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था दोस्तों। इसके तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। इसके तहत दोस्तों 5 प्रकार की जो है रिट जो है वह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों। बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था दोस्तों। बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। बात करेंगे भारत में राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना है? ये अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। इसे 1 अप्रैल 2010 से जो है पूरे देश में लागू किया गया था दोस्तों। बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह मुख्य न्यायाधीश जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगर वे इस्तीफा वगैरह देते हैं तो उनका जो इस्तीफा है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बात करेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की, तो वह है दोस्तों 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 30 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष आवश्यक है, तथा मतदान करने की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 18 वर्ष। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको GV मावलंकर के नाम से जाना जाता था। वह 1952 से 1956 तक जो है अध्यक्ष रहे। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच में किया जाता है। बात करेंगे संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? तो वह करते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। इसको है संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत जो है बुलाया जाता है। जबकि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किस अनुच्छेद
कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी दोस्तों। तो वह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत दोस्तों। बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, यह सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों वह बलवंत राज मेहता समिति जो 1957 में आई थी। इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसको ब्लॉक बोला जाता है, और जिला परिषद जो है इसमें शामिल किए गए थे। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और उसमें 11वीं जो अनुसूची थी उसमें जोड़ा गया था दोस्तों। बात करेंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो थी उसको प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 10वीं जो थी 52वें संशोधन में, तथा 11वीं जो है पंचायती राज वह 73वें, और 12वीं नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। बात करेंगे अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो समाज में किसी भी रूप में छुआछूत या भेदभाव का जो है निषेध करता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर वर्ष 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच की करों के बंटवारे को सिफारिश करना है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले ये अधिकार नागरिकों को राज्य की शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते हैं, और इन्हें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर शामिल किया गया था दोस्तों। बात करेंगे भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है, इसे इसके कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसके 3 प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों, तथा दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल जो है कभी नहीं लगा हुआ है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत इस पद का सृजित है दोस्तों। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत का आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था दोस्तों। बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों वह होती है 62 वर्ष दोस्तों। यह जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा जो है वह 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुक्त चुनाव आयुक्त जो थे वह थे दोस्तों सुकुमार सेन। ये 1950 से 1958 तक इस पद पर रहे। यह चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। बात करेंगे इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं सिंधु घाटी के लोग समुद्र के रास्ते जैसे विदेशों में जैसे मोसोपोटामिया जो था वहां से जो है व्यापार करते थे। बात करेंगे सत्यमेव जयते सूक्त किस उपनिषद से ली गई है? तो दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से ली गई है। इसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों यह दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषि पतन्नम कहा जाता है दोस्तों। ये वाराणसी के पास स्थित है दोस्तों। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा है। उन्होंने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया है, तथा सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं उन्होंने वह दिए हैं श्रावस्ती में।
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तब जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे थे दोस्तों ऋषभदेव। बात करेंगे कलिंग का युद्ध कब हुआ था और इसके बाद किस राजा ने युद्ध की नीति त्याग दी थी? तो दोस्तों वह 261 ईसा पूर्व में जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर भेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था दोस्तों। बात करेंगे प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग किस भारतीय राजा के शासन में भारत आया था? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे। इन्हों जो है हुआनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उनकी पुस्तक का नाम सी यू की है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? उसमें कौन विजयी हुआ था? तो दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे दोस्तों। अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तथा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो है नींव पड़ गई। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वह थी दोस्तों रजिया सुल्तान। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया तथा पर्दा प्रथा जो थी उसको त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा जो टोपी अर्थात कोट पहनकर दरबार में बैठना शुरू किया था। बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने और तुगलमा युद्ध नीति का जो प्रयोग किया था। इसकी जीत के साथ ही लोधी वंश का जो अंत हुआ तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बात करेंगे दीन ए इलाही नामक धर्म जो है किसने और कब शुरू किया था? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में जो है दीन है इलाही नामक धर्म शुरू किया था दोस्तों। ये सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण था जिसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू जो था वह था बीरबल दोस्तों, जिसका जो महेश दास जो उनका वास्तविक नाम था दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।